Good morning, students. Once again, your assistant teacher Pradeep Shukla here. Student, now we'll see about the various consumer rights. कल तक हमने देखा था about Consumer Protection Act 1986, what is consumer rights, and the various we can say level of courts which have been initiated by the government for the betterment of the consumers. आगे हम देखेंगे students about the various rights which have been provided to the consumers. फर्स्ट आप देखते हैं राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी प्रोटेक्टेड. यस, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कंज्यूमर्स आर दी वी कैन से फाइनल बायर्स of the goods and services which are available in the market, and that's why it is very important that it is we can say it is a right of the consumer to be it is right of the consumer to be have safety from the various we can say various appliances which have been used in the home. जैसे आपने फैन देखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर में तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस प्रकार से उसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स लगेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान कंपनियों को रखना चाहिए. और इसका अधिकार कंज्यूमर को होता है कि भाई कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत या कोई भी जानलेवा वी कैन से दुर्घटना ना हो सके. दूसरी अगर आप देखते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी आप आज मार्केट में कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं, 5 रुपये का आप बिस्किट भी अगर आप खरीदते हैं तो उस पर MRP क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, वेज है या नॉन वेज है, इसका मैक्सिमम प्राइस क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर क्या है, किस प्रकार पूरी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उस पर दी जाती है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता का अधिकार है कि जो भी माल वो मार्केट से खरीद रहा है उसके बारे में उसे पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए. अगर कोई कंपनी पूरी जानकारी नहीं देती है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर इस बारे में कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ जानकारियों की कमी है. दूसरा अगर आप देखते हैं यूज ऑफ RTI फॉर द कंज्यूमर. यस, it's very important, like RTI, Right to Information Act, which have been initiated by the Government of India in 2005. RTI है क्या? सूचना का अधिकार. सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप सरकार से सरकारी जितने भी विभाग हैं, आप सभी सरकारी विभाग की जानकारी ले सकते हैं कि इस समय क्या कामकाज चल रहा है, कितना उन्होंने काम कंप्लीट किया है और कितना काम अभी पेंडिंग है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बुक में देखेंगे, अमृता नाम की एक लड़की है, वो इंटरव्यू के लिए गई थी. इंटरव्यू उन्होंने दिया सरकारी जॉब के लिए, पर वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई जवाब भी नहीं आया. अमृता के बार बार पूछने के बाद भी सरकारी अफसर कोई गोल मटोल जवाब दे रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा था. और इसलिए अमृता ने क्या किया, RTI के अंतर्गत उन्होंने सूचना के अधिकार का एक फॉर्म भरा और RTI के अंतर्गत उन्होंने सरकारी विभाग से जानकारी मांगी और सरकारी विभाग को विवश होकर उन्हें जानकारी देनी पड़ी. और जानकारी नहीं उन्हें बताया गया कि किस लिए विलंब हुआ उन्हें उनका कॉल लेटर या ऑफर लेटर देने में, और दूसरा ये भी उन्हें उनका ऑफर लेटर भी या कॉल लेटर भी उस कंपनी से या उस सरकारी विभाग से आ गया. तो बताने का ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एम्पावर्ड करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कहीं ना कहीं RTI की शुरुआत की गई. दूसरी हम देखेंगे राइट टू चूज. इफ यू सी इन द एनी कंज्यूमर who receives a service to buy any products, he has a right to choose. He is not bound to use that product. कोई जबरदस्ती नहीं है. अगर मार्केट से किसी भी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या कोई चीज़ ली है या कोई सर्विस ली है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है, कोचिंग क्लासेस वालों ने आपको ज्वाइन करने के समय कुछ चीज़ें बताई थी जिससे आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, या जो चीज़ें उन्होंने बताई थी या जो उन्होंने नॉर्म्स कहा था फॉलो करने के, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कोचिंग को छोड़ सकते हैं और जो आपने एडवांस पैसा जमा किया है, जितना भी उन्होंने पढ़ाया उसका पैसा वो काट कर बाकी आपको पैसा वो वापस करेंगे. दैट इज नोन एज राइट टू चूज. ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे. दैट इज नोन एज राइट टू चूज. देन वी हैव राइट टू सीक रिड्रेसल.
लाइक कंज्यूमर हैव अ राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसके खिलाफ कोई गलत काम हुआ है, या उसे गलत प्रोडक्ट दिया गया है, या उसे गलत जानकारी दी गई है, या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उसे बेचे गए हैं, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। और कंज्यूमर कोर्ट में उसे वकील रखने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में वो अपनी बातें स्वयं रख सकता है। दूसरी नेक्स्ट देखेंगे राइट टू रिप्रेजेंट। मैं आपको वही बता रहा था। जैसे आपने देखा है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट वगैरह है, जहाँ पर हमारे सिविल केसेस लड़े जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें वकील की ज़रूरत पड़ती ही है, लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। पर कंज्यूमर कोर्ट में ऐसा नहीं है। जो उपभोक्ता है वो स्वयं अपनी बात रख सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और इसका अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, ISI एंड एगमार्क। अब दूसरी एक बड़ी बात, देयर आर वेरियस एजेंसीज, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कहीं ना कहीं ISI मार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, ये ऐसे चिन्ह हैं, ये ऐसे निशान हैं जो एक कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। कंपनियां ये चिन्ह क्यों प्रोवाइड करती हैं? ताकि जो उपभोक्ता है उन्हें सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें निश्चिंत किया जा सके कि जो अगर आप ISI मार्क का प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे लोहा हो या कोई भी घर का प्रोडक्ट हो, अगर ISI मार्क का खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया है। जैसे कोई अगर खाने की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें एगमार्क वीकेंड से निशान होना चाहिए। इससे क्या होगा? एगमार्क निशान होने से ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम शुद्ध है। जैसे हॉलमार्क, जैसे आप सोने चांदी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क का निशान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप मुंबई से कुछ खरीद लिए, सोना खरीद लिए, यहाँ लाए, बेचने गए आप दुकान पे या कुछ काम पड़ा आपको, तो दुकानदार कह रहा है कि भाई ये सोने का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें सोना थोड़ा कम है, क्वांटिटी उसकी कम है, कैरेट कम है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप हॉलमार्क का ही प्रोडक्ट खरीदें। तो इन सब चीज़ों को क्यों प्रमोट किया गया है? ताकि कंज्यूमर्स अपने को ठगा महसूस ना करें और उन्हें मार्केट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। यस, कंज्यूमर्स वी कैन से while purchasing should keep the following things in mind। कंज्यूमर उपभोक्ता जब भी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उनको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला है बाय प्रोडक्ट विद साइन ऑफ ISI, एगमार्क एंड हॉलमार्क। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर देना होगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसमें ISI मार्क, एगमार्क और हॉलमार्क चिन्हित है। दूसरा देखिए, टेक कैश मेमो। यस, कैश मेमो क्या होता है? जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं तो ये बहुत सुनिश्चित कर लीजिए कि उनसे बिल लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास बिल होना बहुत आवश्यक है, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ ग्रेवियंसेस गो टू कंज्यूमर फोरम्स। यस, ये भी ध्यान आपको देना चाहिए, आपको बहुत ही जागरूक होना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कभी लगता है कि आपको खराब प्रोडक्ट मिले हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो आपका ये पूरा अधिकार है कि उस कंपनी के बारे में आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विल अंडरस्टैंड। लाइक द नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 December every year. क्यों? Because on 24 December 1986 the government of India has passed the we can say Consumer Protection Act 1986 in the Parliament. दूसरी एक बात, due to consumer movements की वजह से कहीं ना कहीं आज हमारे भारत में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, 700 उपभोक्ता समूह हैं, उपभोक्ता फोरम है, कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, और उसमें से 25 से 30 कंज्यूमर संस्थाएं या उपभोक्ता संस्थाएं एकदम एक्टिव हैं, जो हमेशा कंज्यूमर्स के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। दूसरा, आगे हम ये देखते हैं प्रॉब्लम विद कंज्यूमर मूवमेंट्स। अब कंज्यूमर उपभोक्ता आंदोलन को चलाने में दिक्कतें क्या आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला देखते हैं, द कंज्यूमर इज अ डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। कंज्यूमर कोर्ट वगैरह जो कोर्ट कचहरी का काम है आप जानते ही हैं, कंज्यूमर फोरम में भी केस करना,
केस लड़ना, से फैसला होना समय लग जाता है, और इसलिए कहीं ना कहीं उपभोक्ता चाहते हुए भी, जानते हुए भी कंज्यूमर फोरम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, लॉ एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट वेरी क्लियर। यस, जो अभी हमारा मौजूदा कानून है इसमें स्पष्ट नहीं है कि किस चीज़ पर कितना कंपनसेशन मिलेगा। थर्ड वन, लॉ एनफोर्समेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वीक। यस, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर आपने देखा ही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता है, जहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, जहाँ पर कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं दिया जाता है, जहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो कानून है उसे लागू किया जाए। कोशिश तो की जाती है लेबर एक्ट के तहत, पर कहीं ना कहीं इसे लागू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। देन वी हैव कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल लॉ। यस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जो अदालती कार्रवाई होती है उपभोक्ताओं के लिए, इसमें कहीं ना कहीं समय लगता है और इसलिए उपभोक्ता इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। Then we have most of the traders do not issue cash memos. Yes, it's very important students. आप जब भी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, बोलते हैं अरे चलेगा, कोई इशू नहीं है, तुम तो पहचान के हो, बगल में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये बात सही नहीं है। आप जब भी उनसे सामान लेते हैं, उनसे कह दीजिए भैया या अंकल या चाचा हमें बिल दे दीजिए, हमें घर पे दिखाना होता है, हमें रखना होता है। नेक्स्ट वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मार्केट फंक्शनिंग आर नॉट फॉलोज। यस, बहुत सारे कानून, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं मार्केट को संचालित करने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो इन सब रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा उपभोक्ता आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों होते हुए भी कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह की तरफ नहीं जाते हैं। Student, today we have completed this chapter, and now tomorrow we'll start with the chapter known as globalization and its impact. Thank you very much students. Have a nice day.